वेलकम टू टीवी मसाला के स्पेशल शो में आपका स्वागत है। और आज आप देख रहे होंगे गॉगल वॉगल लगा रखा है। उसकी वजह ये है कि ये टीवी मसाला का बहुत ही स्पेशल एपिसोड होने वाला है, क्योंकि हिंदुस्तान की 3 बहुत ही खूबसूरत हसीनाएं आज मुझसे मुलाकात करने आने वाली हैं। जी हाँ, आ गई हैं। हाय। हेलो, नमस्ते। नमस्ते से काम नहीं चलेगा, पूरा इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। मेरा नाम अदिति आर्या है और मैं FPB फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड हूँ और मुझे यहाँ पे आके बहुत खुशी हुई। कितना अच्छा लग रहा है। जिनको दुनिया जानती है उनसे मैं उनका इंट्रोडक्शन पूछ रहा हूँ। हाय, हाउ आर यू? मुझसे मिलकर कैसा लग रहा है आपको? देखते हैं आप क्या पूछते हैं, उसके बाद मैं बताती हूँ। यस। अरे बाप रे, 2 और हसीनाएं हैं। नमस्ते, मैं वार्तिका हूँ। मैं सेकंड रनर अप मिस इंडिया 2015 हूँ। नमस्ते, मेरा नाम आफरीन है। मैं मुंबई में पली बड़ी थी, लेकिन फ़िलहाल मैं मैंगलोर में अपनी MBBS पढ़ाई कर रही हूँ। मुझे FPB फेमिना फर्स्ट रनर अप का खिताब मिला है और अभी हम सब अपने इंटरनेशनल पैजेंट्स की तैयारी कर रहे हैं। वाओ, इंटरनेशनल पेजेंट की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर आप जब जाएंगे, लेकिन जब आप मिस इंडिया बन गई हैं तो उसके लिए आप लोगों ने कितनी तैयारी की है बाकायदा? जी, हम सब एक मॉडलिंग बैकग्राउंड से नहीं आते। हमने धीरे धीरे ये ख्याल हमारे माइंड में आया और हमने उस पर एक करके काम किया। तो मेरे लिए जैसे दिल्ली का मिस दिल्ली पैजेंट हुआ था 2015 का, और वही मेरा ट्रेनिंग ग्राउंड रहा था, क्योंकि वहाँ पे मुझे अपनी कमियों के बारे में और मेरी स्ट्रेंथ्स के बारे में पता चला। तो वहाँ पे जो मुझे फीडबैक मिला कि मुझे किस चीज़ पे काम करना चाहिए, उस पे मैंने करीब 2 महीने तक करा। एक करके कैमरा फेस कैसे करते हैं, वॉक कैसे करते हैं, हील्स में कैसे चलते हैं। और फिर मैंने अपने ऑफिस से छुट्टी ली 1 महीने की और मैं FPB फेमिना मिस इंडिया 2015 में मैंने पार्ट लिया। हम 21 कंटेस्टेंट्स थे। पता नहीं चला कैसे टॉप 10 हो गया, टॉप 5 हो गया, टॉप 3 हो गया और अब हम यहाँ पे हैं। तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस रहा? मुझे तो कॉलेज से पिकअप किया गया था। मुझे इससे पहले, जैसे कि अदिति ने बोला, कोई भी मॉडलिंग का कुछ भी मतलब ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं रहा और अभी तो हमें बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। सिर्फ मॉडलिंग नहीं करना पड़ता, अब मतलब जीतने के बाद लोग के साथ बात करना पड़ता है। तो कैसे खड़ा होना चाहिए, गर्दन कैसे होनी चाहिए, क्राउन तो नहीं गिरना चाहिए ये सब, फिर कैसे चलना चाहिए, क्या खाना चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती है। बेशक, क्योंकि मैं भी इस बैकग्राउंड से नहीं हूँ। मैं एक टेक्निकल एडवाइज़र थी पिछले 6 महीने। अभी तक मैंने सोचा भी नहीं था कि 6 महीने के बाद मैं यहाँ पर खड़ी होंगी एज अ मिस इंडिया। तो बिल्कुल मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। जैसे कि आदिति ने बताया कि हील्स में चलना सबसे बड़ी बात होती है। सच में मैं कभी भी मैंने वो इतनी ऊँची हील्स नहीं पहनी थी, और जब उसमें चलना हुआ तो मुझे लगता था कि क्या मैं कभी चल भी पाऊँगी। बट हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि जब आप एक बार ठान लेते हो और अपना डेडिकेशन बना कर रखते हो और हार्डवर्क करते हैं, तो वो ज़रूर मेहनत आपकी रंग लाती है। जब तक आप इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं किया, उससे पहले अपनी हाइट को लेकर परेशान रहती थी या अचानक ही आपकी हाइट जो है एसेट हो गई? परेशानी बस एक थी कि मेरे मम्मी पापा और मेरे फ्रेंड्स मुझे हील्स नहीं पहनने देते थे, और मुझे हील्स बहुत पसंद थी। किसी पार्टी पे जाएं और फिर बोलेंगे नहीं, पहले हील्स उतारो फिर हम फ़ोटो खींचेंगे तुम्हारे साथ। अब ऐसा नहीं होता। तो यही एक थी बात। परेशान तो दूसरे लोग हो जाते थे जब हम हील्स पहन के मतलब कॉलेज में जाते हैं, तो वैसे भी बहुत अटेंशन मिल जाता है ना, क्योंकि हाइट इतनी लंबी होती है। तो नहीं, मुझे लगता है कि सामान्य हाइट के लोगों को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो बैलेंस कर रही हूँ दोनों के साथ में। ये देखिए, सामान्य हाइट। अच्छा, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि वो कौन सा लम्हा था इस पूरे कॉन्टेस्ट के दौरान जब लगा कि यार कि शायद हो सकता है कि ना जीत पाए या आगे राउंड्स में ना पहुंच पाए? कोई एक चैलेंजिंग वो लम्हा आया इस पूरे कॉन्टेस्ट के? बेशक, कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ था। जितनी भी 21 लड़कियां थी पूरे भारत से, सभी बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थी। और अभी भी अगर हम टॉप 3 हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमने उनको बीट करके इस पोजीशन पे पहुँचे हैं। सिर्फ सभी इक्वली टैलेंटेड हैं। कभी कभी बस आपका दिन होता है और आप उस पोजीशन को होल्ड करने लग जाते हैं।
तो ऐसा हमें हर समय यही रहता था कि कौन वो टॉप 3 होगा, कौन वो टॉप 3 होगा, और शायद हमारी किस्मत ने हमारा साथ दिया और हमारी मेहनत ने भी रंग लाया और आज हम यहाँ खड़े हैं। और ब्यूटी पैजेंट्स बहुत अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप एक पार्टिसिपेंट हैं और आप बस अपने कंपटीशन की शक्लें देखें और डिसाइड कर लें कि हाँ मैं जीत सकती हूँ या नहीं जीत सकती, क्योंकि एक विनर में ऐसी बहुत सारी खूबियाँ आती हैं जो शक्ल के आगे भी जाती हैं। और हमारा बैच इतना स्ट्रॉन्ग था कि इतने अलग अलग बैकग्राउंड से लोग थे। जैसे ये मेडिकल स्टूडेंट रही हैं, मैं बिज़नेस में रही हूँ, ये हेल्थ केयर पब्लिक हेल्थ में थी, और कोई डेंटिस्ट था, कोई आर्टिस्ट था। तो इतने अलग अलग बैकग्राउंड से जब लोग आते हैं तो हमें खुद ही कन्फ्यूजन रहता है कि ऐसे कौन से टैलेंट्स होंगे जो एक विनर में वो देखेंगे। तो ऐसे में बेस्ट पॉलिसी ये रहती है कि बस अपने पे ध्यान दो, खुश रहो और हर किसी के साथ बना के रखो। बात की वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि हमें तो जज सिर्फ स्टेज पे नहीं, फ़िलहाल हमें 1 महीने पे जज किया था। जो स्टेज पे, कमरे पे, ट्रेनिंग रूम में कैसे होते हैं उस पर भी जज करते हैं, तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है। तो ऐसा बताना कि अब मैं हार जाऊंगी या जीत जाऊंगी बहुत मुश्किल रहता है। बहुत मुश्किल होता है। तमाम लोगों की तरफ से भी पूछना चाहता हूं कि आप लोगों के भी कोई फेवरेट है एक्ट्रेस या फिर मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड, इन तमाम लेवल्स पर जो है पहले भी भारतीय हसीनाएं जो है अपना नाम अर्जित कर चुकी हैं, छा चुकी हैं, या फिर उनसे भी किसी तरीके की हेल्प की गुंजाइश रहती है उन लोगों से जो पहले से नाम रोशन कर चुके हैं? मैं तो कहूँगी कि उन्होंने ऑलरेडी हमारी इतनी हेल्प कर दी है, क्योंकि वो हमारे लिए रोल मॉडल्स बनकर रहे हैं। और उनके बारे में इतनी, उनकी पर्सनालिटी के बारे में, उनके काम के बारे में इतनी खबर ऑलरेडी होती है इंटरनेट पे कि हम पैजेंट में घुसने से पहले ही उनको सब गूगल सर्च कर बैठे होते हैं। तो उनका हमारे लिए आदर्श बनना और हमारा उनके कदमों पे चलना, वो अकेले में ही बहुत बड़ी हेल्प है। लेकिन आगे भी अगर उनके पास, क्योंकि वो भी बहुत बिज़ी लोग हैं, तो जैसे जैसे अगर उनके पास टाइम आता है, आई एम श्योर वो भी पिच इन करते हैं और अपनी सजेशंस देते हैं। तो ऐसा ही रहता है। आमतौर पर देखा जाता है कि जो है मॉडल्स वगैरह जो हैं वो ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं इस तरीके के कॉन्टेस्ट में, लेकिन जब आप मिस इंडिया बन गई हैं और मिस वर्ल्ड के लिए भी अलग अलग कंटेस्टेंट अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जो हैं चैलेंज जो है पेश करने जा रही हैं, क्या ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीतने के बाद, मिस इंडिया बनने के बाद या मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स बनने के बाद, जिस प्रोफेशन से आप बिलोंग करते हैं या आए हैं, क्या उसको कंटिन्यू कर पाते हैं? मैंने हमेशा देखा है कि ये मिस इंडिया या मिस वर्ल्ड बनने के बाद जो है आमतौर पर आप फिल्म लाइन में चली जाती हैं, उस स्पेशल प्रोफेशन से जुड़ी नहीं रहती हैं जिससे बाकायदा आप आते हैं। क्या मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। ऐसी बहुत सारी मिस इंडियाज़ रही हैं जो अभी भी अपने जो कॉज उन्होंने मिस इंडिया के टाइम से पकड़ा था उससे अभी भी जुड़ी हुई हैं। लेकिन शायद पब्लिक का इंटरेस्ट उनकी ग्लैमरस साइड देखने में ज़्यादा रहता है या क्या, लेकिन मीडिया की जो हाईलाइट होती है वो उनके बॉलीवुड रिलेटेड या ग्लैमर रिलेटेड काम पे ज़्यादा रहती है। तो लोगों को ऐसी गलतफहमी हो जाती है कि अब ये अपने उन काम से या उस मकसद से नहीं जुड़े हुए। हम लोगों का भी ये है कि जब आपके पास एक ताज है, आपके साथ एक अपॉर्चुनिटीज़ का पूरा ढेर खुल जाता है, तो उन अपॉर्चुनिटीज़ में बॉलीवुड भी आता है, उन अपॉर्चुनिटीज़ में मॉडलिंग भी आती है, और उन अपॉर्चुनिटीज़ में ऐसे और सारे प्लेटफॉर्म्स आ जाते हैं जिन पे आपका एग्जिस्टिंग जो काम था, जैसे इनका अगर पब्लिक हेल्थ केयर से रिलेटेड था, तो अब उससे अगर वो आगे भी काम करती रहेंगी तो एक तरह से पब्लिक की नज़र में वो काम मतलब वो ज़्यादा एफर्ट कर पाएंगे, क्योंकि अब उनके पास ये एक बड़ा प्लेटफॉर्म अटेंशन आ गई है। मैं अपना ही उदाहरण दूंगी, क्योंकि मेरा एक कॉज है कि मैं चाहती हूँ कि भारत में सभी को स्वास्थ्य सेवाएं मिले और कोई भी ऐसा ना हो जो कि उसकी ना मिलने की वजह से सफ़र करे। तो मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ, मैं लखनऊ से हूँ, तो मैं वहाँ पर अपनी गवर्नमेंट से भी बात कर रही हूँ और आज मैं इस प्लेटफॉर्म पे हूँ, तो मुझे पता है कि मेरी आवाज़ बाहर के लोग भी सुनेंगे और वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी और मैं और ज़्यादा लोगों को अपने साथ इस विज़न में जोड़ सकती हूँ। तो मेरे लिए ये एक बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है जिसको कि मैं बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकती हूँ इसके तहत। शायद अगर ये क्राउन हमारे पास ना होता तो हम इस उम्र में इतने सारे काम जो हम करना चाहते हैं वो शायद ना कर पाते।
हाँ, सहमत जैसे कि जैसे कि मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ, अभी भी मेरी पढ़ाई ख़त्म नहीं हुई है, मैं 3rd ईयर में हूँ, एक और ईयर बाकी है। तो मेरा कॉलेज मुझे सपोर्ट कर रहा है कि जाओ 1 साल ब्रेक ले लो, 1 साल में जो भी करना है, जो भी प्रिपरेशन करनी है, इंटरनेशनल क्राउन जीत के वापस देश में लाओ, फिर हम आपकी हेल्प करेंगे। और अभी भी रोज़ मुझे लेक्चर मिलता है, जो पढ़ाई करते हैं वहाँ पे वो इंटरनेट पे भेज देते हैं मुझे टीचर। तो मैं रात को बैठ कर पढ़ाई करती हूँ, तो 1 घंटा लेट सोती हूँ, लेकिन करती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि हम छोड़ देते हैं। जी हाँ, मिस इंडिया या मिस वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म पर आने वाली हसीनाओं को उनकी खूबसूरती और उनके फिगर से जांचा जाता है, लेकिन मेरे साथ ये जो तीनों हसीनाएं इस वक्त खड़ी हैं, या फिर कहें कि मैं इनके साथ खड़ा हूँ, बहुत ही अलग किस्म की जो है क्या कहते हैं एस्पेक्ट्स जो हैं निकल कर आ रहे हैं, और किस तरीके से बहुत ही गंभीरता से, बहुत ही गहराई से, बहुत ही बारीकी से चीज़ों को परखती हैं, जानती हैं और एक्सप्रेस भी कर रही हैं। और अब हम पूछेंगे, क्योंकि अब ये जो है इंटरनेशनल लेवल पर जो है इंडियन ब्यूटी को जो है एक पहचान दिलाने के लिए निकलने वाली हैं, उसके बारे में पूछेंगे कि कितना एफर्ट करने वाली हैं या फिर इनकी कितनी तैयारियां हैं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद टीवी मसाला में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और टीवी मसाला का ये स्पेशल एपिसोड है, क्योंकि ये तीन स्पेशल गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं। और मैं जब ब्रेक पर हम लोग जा रहे थे तो मैंने कहा था कि चलिए, ये इंडिया में तो आप लोग जो है अपना नाम जो है अर्जित कर चुकी हैं, अब इंटरनेशनल लेवल पर भी जो है आप हिंदुस्तानी खूबसूरती को जो है उसकी छटा बिखेरने वाली हैं। तो क्या तैयारियाँ हैं? तैयारी में कहीं कमी नहीं छोड़ सकते। एक चीज़ जो एक इंटरनेशनल गोइंग फॉर मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड। ओके, तो मिस वर्ल्ड के पैजेंट के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं, शक्ल से लेके पर्सनालिटी से लेके आपके काम, हर तरह से आपको अपने आप को आगे प्रोजेक्ट करना है। और जब आप खुद को प्रोजेक्ट करते हैं, आप सिर्फ अपने आप को नहीं, आप पूरे इंडिया को प्रोजेक्ट करते हैं। तो आप जो पर्सनालिटी, जो आवाज़ और जो ओपिनियंस लेके जाएंगे वहाँ पे, वो इंडिया का ओपिनियन बन जाता है। और इसमें आप रिस्क नहीं ले सकते। तो यहाँ पे तैयारी में अकेले तैयारी की नहीं जा सकती। हमारे को फेमिना मिस इंडिया की टीम अच्छे से ट्रेन करती है, क्योंकि उनके पास कई सालों का एक्सपीरियंस है ये करने का। तो जैसे जैसे उनके ट्रेनिंग शेड्यूल्स चलते हैं, वैसे वैसे हम ट्रेनिंग लेते हैं और अपनी तरफ से हम बेस्ट देते हैं, और हमें उनकी तरफ से बेस्ट फैसिलिटीज़ और बेस्ट ट्रेनर्स मिलते हैं। मुझे तो अभी तक बताया नहीं गया है कि कौन से इंटरनेशनल पैजेंट में डाल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे इंटरनेशनल पैजेंट्स हैं, जैसे कि मिस इंटरनेशनल, मिस सुपर नेशनल, और जब बताया जाएगा तभी तो स्पेसिफिक तैयारी होगी। लेकिन अभी भी मैं तैयारी कर रही हूँ, सभी पैजेंट्स को देखकर उसके ऊपर होमवर्क कर रही हूँ। बेशक, क्योंकि बहुत सारे, अभी मेरा भी पैजेंट अभी डिसाइड नहीं हुआ है कि मुझे कौन से पैजेंट में जाना है, लेकिन हर एक पैजेंट की जो कुछ रिक्वायरमेंट होती है वो कॉमन होती है। और क्या होता है कि जब आप इंटरनेशनल लेवल में जाते हैं तो आपको अपने आप को एकदम भारत के प्रतिनिधि के रूप में तैयार करना पड़ता है। तो वो तैयारी तो शुरू हो गई है, लेकिन पैजेंट स्पेसिफिक तैयारी तुरंत शुरू हो जाएगी जैसे ही मुझे पता चलेगा कि मैं कहाँ जाने वाली हूँ। भारतीय महिलाओं को बहुत ही ऐसे दृष्टि से देखा जाता रहा है, बड़ी दबी कुचली समाज में, जिनका कोई स्थान नहीं है। घर में उनके साथ हिंसा होती है, बाहर उनके साथ रेप होते हैं, ऑफिस में भी जो है उनको बहुत ज़्यादा इज़्ज़त नहीं मिलती है। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस तरीके के कॉन्टेस्ट, ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा आप लेते हैं और विनर बनकर निकलते हैं और फिर इंटरनेशनल लेवल पर भी अपने चैलेंज जो है पेश करते हैं, तो क्या भारतीय नारियों की जो दशा है उसमें कुछ बदलाव आता है या आ सकता है? मैं ये कहूँगी, आपने सबसे अच्छा एक शब्द का इस्तेमाल किया कि ऐसा होता रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि जो समय है वो चेंज हो रहा है और धीरे धीरे हम सभी बहुत ज़्यादा आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और आज अगर हम 3 यहाँ खड़े हैं और हज़ारों और लड़कियों ने अपने दाखिले दिए थे इस पैजेंट के लिए या आगे बढ़कर आ रहे हैं, अगर आप देखिए तो
बहुत सारी महिलाएं लीडरशिप पोजीशन को होल्ड कर रही हैं आज और प्रतिनिधित्व कर रही हैं बहुत बड़ी बड़ी प्रोग्राम्स का। तो वो क्लियरली दर्शाता है कि हम जो है आज प्रोग्रेस कर रहे हैं और वो दशा अब नहीं रही है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो बहुत जल्दी ये सब चेंज होगा और हमारे पास भी ये अपॉर्चुनिटी है कि हम लोगों को और जागरूक करें और बहुत सारी लड़कियों को एनकरेज करें कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो और इंडिपेंडेंट बने। और जो मिस इंडिया ऑर्गेनाइजेशन है वो अपार्ट फ्रॉम अपने डेलीगेट्स को इंटरनेशनली भेजना, वो उनके अलग अलग फेमिना के जैसा एक फेमिना बिलीव करके प्रोग्राम होता है जहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट पे बहुत फोकस रहा है। तो सिर्फ ब्यूटी क्वीन बन के जाना ये तो एक तरह से आदर्श बन ही जाता है, लेकिन जो हम लोग काम करते हैं विमेन एम्पावरमेंट की तरफ से वो भी मैं ये नहीं कहूँगी कि एक रात में पूरी काया पलट देता है, लेकिन धीरे धीरे करके हम उस चेंज की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे कि सुष्मिता सेन जो है वो हमेशा मेरी रोल मॉडल बन चुकी है, रह चुकी है। और अभी भी अगर आप देखेंगे तो गर्ल चाइल्ड का जो बहुत हो रहा है स्पेशली मुंबई में, दिल्ली में, तो वो उसकी ब्रांड एम्बेसडर है। वो हमेशा गर्ल चाइल्ड की फंक्शंस में चलती है, अवेयरनेस बढ़ाती रहती है और वो तो मिस यूनिवर्स कब की रह चुकी है, अभी तक कर रही है। तो इसी प्रकार हमें भी इंडिया में बहुत कुछ करना है, सोशल अवेयरनेस बढ़ाना है स्पेशली वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। लेकिन जब हम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाते हैं और हमें ये सवाल पूछते हैं तो हम इसका जवाब ऐसे देते हैं ताकि इंडिया इंडिया हमेशा अच्छा लगना चाहिए। इंडिया की बुराई या जो भी है वो हमें खुद डील करना पड़ता है और बाहर इंटरनेशनल स्टेज पे इंडिया को एकदम ब्यूटीफुल बनाना चाहिए। या किसी ने विवेकानंद जी से पूछा था कि आप जब हिंदुस्तान में आते हैं तो हमें डांट लगाते हैं कि आप काम नहीं करते हैं, बहुत पिछड़े हैं, और फॉरेन में जाते हैं तो इंडिया का और इंडियंस का जो है गुणगान करते हैं। उसी तरीके से ये लोग भी हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर जो है भारत की खूबियों को ही सामने लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। हर कंट्री में कुछ नेगेटिव होते हैं, कुछ पॉजिटिव होते हैं, लेकिन जब आप इंटरनेशनली जाते हैं आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि आप पॉजिटिव्स को ज़्यादा हाईलाइट करें, क्योंकि बाकी कंट्रीज़ का आपकी तरफ जो नज़रिया होता है वो लोग नेगेटिव बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। तो इसलिए मैं ये नहीं कहूँगी कि हम छुपा देते हैं अपनी नेगेटिविटीज़, हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन हम ये भी कहते हैं कि हमारे जो पॉजिटिव्स हैं वो इतने ज़्यादा बढ़कर हैं और हम नेगेटिव्स पे इतना काम कर रहे हैं, समय बदल रहा है। तो ये गलत होगा कहना कि हम बिल्कुल ही छुपा देते हैं या हम सिर्फ गुणगान करते हैं। लेकिन जब हम यहाँ पे होते हैं इट्स बेटर कि हम अपनी गलतियों को मानें और उन पे काम करें। लेकिन जब हम बाहर जाएं तो हम इस भरोसे के साथ कि उन गलतियों पे काम हो रहा है अपने पॉजिटिव्स दर्शाएं ताकि दुनिया हमारे को एक अच्छी ऊंची नज़र से देखे। हज़ारों लाखों लोगों की तरह मेरे भी जहन में एक बात घुसी हुई थी कि ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जो है ब्यूटी जो है वो आगे रहती है और ब्रेन कहीं ना कहीं पीछे रहता है। लेकिन इन तीनों के साथ बात करके मेरी मन दशा जो है बदल गई है, मेरी सोच भी बदल गई है और शायद आप जैसे मेरे जैसे हज़ारों लोगों की सोच भी बदल गई होगी। बहुत ही कमाल की बातें करती हैं, बारीकी से चीज़ों को रखती हैं। सिर्फ ब्यूटी नहीं, ब्रेन भी जो है आप लोग बहुत कमाल से इस्तेमाल करती हैं। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि ये तो बड़ी बड़ी बातें हो गई, थोड़ी हल्की फुल्की बातें भी कर लेते हैं। पूछिए ना, बता दें आपको हल्की फुल्की बातें। नहीं, पूछना नहीं है, सिर्फ गुनगुनाना है, गाना है, क्योंकि आपके तमाम चाहने वाले हैं और इस प्रोग्राम के आपका इंटरव्यू भी देखेंगे। कोई ऐसा गीत, ऐसा कोई गाना जो दिल के करीब हो, जो अपने चाहने वालों को डेडिकेट करना चाहती हूँ? एक गाना तो है। ओह यस। एक गाना है सुर मूवी से। मुझे गाना तो नहीं आता लेकिन मुझे ये गाना बहुत पसंद है, तो मैं कोशिश, ठीक है मैं कोशिश करती हूँ। दिल में जागे धड़कन जैसे पहला पहला पानी जैसे, ऐसा छाया मुझ पे जादू, हा हा ही हू हे भूली मैं सुबहाना जाना, गाना बना खोना पाना किसकी निगाहों से। थैंक यू।
थैंक यू। मतलब ये आप इनको आपने शामिल कर लिया है, लेकिन ये टीम परफॉर्मेंस नहीं है, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है। देखो अगर मैंने इंडिविजुअली गा दिया तो आपका चैनल बंद कर देंगे लोग। झूठ, इतनी खूबसूरत लड़की जो है बहुत बुरा तो गा नहीं सकती, बहुत गुनगुना दो। तेरे नाम पे जी लूं, तेरे नाम पे मर जाऊं, तेरी जान के सदके में कुछ ऐसा कर जाऊं, तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो जी हाँ जी हो गई मैं, तेरी दीवानी दीवानी। ये बहुत गलत जगह आ गया है, क्योंकि मैं ट्रस्ट मी, जब मैं बचपन में भी थी तो मेरे स्कूल में जब मैं स्कूल बस में बैठी थी तो मेरे कंडक्टर भैया ने बोला गाना मत गाना। हम सबके साथ हुआ है। ज़रा ज़रा बहकता है महकता है आज तो मेरा तन बदन, मैं प्यासी हूँ मुझे भर ले अपनी बाहों में। थैंक यू। अब एक ख्वाहिश जो है मेरी काफ़ी दिनों से बची हुई है। एक ख्वाहिश थी जो है बाकायदा कोरियोग्राफर मुझे कोरियोग्राफ करे, मैं डांस करूं, तो ये मैं कर चुका हूं, DID के सेट पर कर चुका हूं, झलक दिखलाजा के सेट पर कर चुका हूं, डांस कर चुका हूं। अब मेरी ख्वाहिश है कि इन हसीनाओं के साथ मैं कैट वॉक करूं। सिखाएंगे आप मुझे? क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल। कैसे? वो अब आपको फिर क्या करना पड़ेगा, आपको 6 इंचेस हील्स पहननी पड़ेंगी और मैं जैसा हूँ उसी में ठीक है। सो ब्रीद इन एंड स्टैंड स्ट्रेट। बिल्कुल, और पेट अंदर करिए, बिल्कुल। शोल्डर्स पीछे, और एक Yeah. कैस पोजीशन और होता है smile जिससे भी आपको शुरू करिए। करनी पड़ेगी, उसके लिए हेड अंदर करके कैसे स्माइल करेगा आदमी? नहीं, आपको स्माइल मेंटेन करनी पड़ेगी, क्योंकि बीइंग अ ब्यूटी क्वीन वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्माइल। यस, दिस इज बहुत Attitude. नेचुरल वाला। नहीं, एटीट्यूड नहीं, Attitude. स्माइल। स्माइल। अबे ओके, इनकी स्माइल भी लो साथ में। ठीक है। फिर आप खड़े रहेंगे और आपको अब पोजीशन लेनी है, अपना एक पैर आगे करेंगे, दूसरा पैर पीछे करेंगे, ऐसे। बिल्कुल ऐसे। अच्छा नहीं, मैं जी। खा नहीं सकती। वैसे जैसे मैंने किया, एक पीछे वाला आपका पैर ऐसे रहेगा Yes. जी, और आगे का और पैर आगे वाला जैसे कि ये टी बना रहे हैं आप ऐसे। अपने पैर से, ऐसे होता है ये। और उसके बाद आप शुरू करिए अपनी वॉक, एक ही लाइन में एक लाइन में आप चलिए आगे। आप पीछे आ जाइए, लाइन पीछे बनाइए। 1 1 2 3। देखिए कमाल की बात ये है कि मेरा जो काम है ये बहुत ही खूबी से निभा रही हैं तीनों, लेकिन मैं इन तीनों का काम नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। कुछ कहना चाहेंगे अपने तमाम चाहने वालों से? जी, हमें सपोर्ट करते रहिएगा और आपकी बेस्ट विशेस हमारे बहुत काम आएंगी। वी होप वी मेक यू प्राउड। एग्जैक्टली, क्योंकि हमारे पूरे भारत की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे कंधों पर है, तो हम चाहते हैं कि हम आपकी और सबकी नज़रों में खरे उतरे। और एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि अपने सपनों को पूरा करने से कभी भी पीछे ना हटे। थैंक यू वेरी मच, हमें हमारे साथ यहाँ पे टाइम बिताना, और हमें बहुत अच्छा लगा समय टीवी पे आना। थैंक यू वेरी मच। और टीवी मसाला के इस ख़ास एपिसोड में आज के लिए इतना ही। और मैं चाहूँगा कि जब ये इंटरनेशनल लेवल पर भी छा जाए, अपना नाम जो है और देश का नाम जो है रोशन कर जाएं, फिर से एक बार हमारे साथ मौजूद रहें, हमसे बात करें और अपने तमाम एक्सपीरियंस को हमारे साथ, आपके साथ शेयर करें। तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।